हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर, जो कि है हमारा मास्टर डायरेक्शंस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स। तो जो इस लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सीधा लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं जो मास्टर डायरेक्शंस निकाली हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स, ये कौन कौन से बैंक्स और एफआईज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे एप्लीकेबल है। तो देखो यहाँ पे आपको इतनी लंबी लिस्ट दी हुई है जिसको आपको याद नहीं करना है। इसका एक शॉर्टकट तरीका रिटेन करने का वो ये है कि सबसे पहले आप समझो डिफॉल्टर होता क्या है। देखो, वो पर्सन जिसने किसी बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, और वो लोन की जो ईएमआई है वो बैंक को रिटर्न नहीं करता है, कितने दिन तक? 90 डेज तक। तो उसका लोन क्या कैटेगराइज हो जाता है? उसका लोन कैटेगराइज हो जाता है एनपीए। ठीक है, तो जिस व्यक्ति का लोन एनपीए में कैटेगराइज हो जाता है उसको हम बोलते हैं डिफॉल्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ले देखे बात किससे रिलेट हो रही है? लोन से रिलेट हो रही है। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी बैंक्स, ठीक है, जो भी बैंक्स एंड एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करते हैं उन सब पे ये मास्टर डायरेक्शंस एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो उन सब पे ये मास्टर डायरेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो एक बैंक आपका लेफ्ट आउट हो जाएगा, वो कौन सा है? पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक पे ये मास्टर डायरेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि पेमेंट बैंक आपका लोन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, ये बात याद रखना, पेमेंट बैंक आपका डायरेक्टली लोन प्रोवाइड नहीं करता। सपोज आप एज अ कस्टमर पेमेंट बैंक के पास गए, ठीक है, आप पेमेंट बैंक के कस्टमर हो और आप पेमेंट बैंक के पास गए कि मेरे को लोन चाहिए, तो पेमेंट बैंक कभी भी खुद से लोन प्रोवाइड नहीं करेगा आपको, ये थर्ड पार्टी के पास जाएगा। ठीक है, और थर्ड पार्टी को बोलेगा मेरे पास एक कस्टमर है जिसको लोन चाहिए, आप इसको लोन प्रोवाइड कर दीजिए, मैं आपको कस्टमर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो पेमेंट बैंक कभी खुद से लोन प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए मास्टर डायरेक्शन पेमेंट बैंक पे एप्लीकेबल नहीं होगी। यहां साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना, जो हमारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है उन पे भी ये मास्टर डायरेक्शंस एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ये कितनी है इंडिया में? इंडिया में टोटल 4 है। ठीक है, 4 है आपकी। कौन कौन सी? एक है आपकी ट्रांस यूनियन सिबल, एक है आपकी इक्विफेक्स, एक है आपकी एक्सपीरियन और एक है आपकी क्रिफ। ठीक है, तो एसबीआई में ये दो सबसे ज्यादा यूज होती है, एक क्रिफ यूज होती है, एक सिबल यूज होती है। ठीक है, ये होता क्या है आपका? ट्रांस यूनियन, इसको इसी को कहते हैं हम ट्रांस यूनियन सिबल। ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी यूज किस लिए होती हैं? ये आपका पैन कार्ड नंबर से आपकी क्रेडिट वर्थीनेस का स्कोर निकालती है। ठीक है, जिसको आप सिविल स्कोर बोलते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, तो ये वो कैलकुलेट करके निकालती हैं आपको। तो ये आपकी सीआईसी कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होगी ये मास्टर डायरेक्शंस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम डाइवर्जन ऑफ फंड्स क्या होता है। देखो, डाइवर्जन ऑफ फंड्स को आप सिम्फनिंग ऑफ फंड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, बहुत हल्का सा अंतर होता है इसमें, वैसे ज्यादा अंतर होता नहीं है। तो डाइवर्जन ऑफ फंड्स और सिम्फनिंग ऑफ फंड्स का सिंपल सा मतलब है, सपोज कस्टमर है एक, ठीक है, वो बैंक के पास गया और बैंक को बोलता है कि जी मेरे को सी टास्क परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को लोन दीजिए। तो बैंक ने कस्टमर को लोन दे दिया सी टास्क के लिए, पर कस्टमर ने क्या किया, इस सी टास्क में पैसा ना लगाकर इसको किसी और टास्क में लगा दिया, डी या ई टास्क में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? डाइवर्जन ऑफ फंड्स या सिम्फनिंग ऑफ फंड्स। ठीक है, जैसे कि देखो, बैंक लोन देता है आपको वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है ना आपकी, उसको फुलफिल करने के लिए बैंक आपको लोन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, तो फर्नीचर की शॉप है, आप फर्नीचर बनाते हो और बेचते हो, तो बैंक आपको लोन देगा किस लिए? रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, कि आपने लकड़ी खरीदनी है, प्लाई खरीदनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बैंक लोन देता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए आपको लोन देता है। पर आपने क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज ना करके आपने एक टेम्पो खरीद लिया ताकि फर्नीचर की डिलीवरी कर सकूं, तो ये क्या होगा? आपका डाइवर्जन ऑफ फंड्स होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या बोला जाएगा? डाइवर्जन ऑफ फंड्स। ठीक है, दूसरा, अगर आप अपने फंड्स जो आपको लोन मिला है उसको आप अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी में डाइवर्ट करते हो, तो वो भी क्या बोला जाएगा? डाइवर्जन ऑफ फंड। मतलब सपोज आपकी एक है गुप्ता स्टेशनरी, ठीक है, और आपकी एक और कंपनी है गुप्ता होटल्स, रख लो। ठीक है, गुप्ता होटल्स। तो आपने लोन लिया गुप्ता होटल्स के नाम का। ठीक है, कि गुप्ता होटल्स में आपने होटल्स के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी, कुछ भी करनी है, उसके नाम पे आपने लोन लिया बैंक से। ठीक है, और ये जो लोन का पैसा है इसको आप लगा रहे हो अपनी गुप्ता स्टेशनरी में, तो ये भी क्या होगा? आपका डाइवर्जन ऑफ फंड हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अपना जो लोन का पैसा है वो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी इक्विटी परचेज कर रहे हो, उसके बॉन्ड्स परचेज कर रहे हो, तो ये भी क्या होता है? आपका डाइवर्जन ऑफ फंड्स होता है। ठीक है, देखो, सिम्फनिंग ऑफ फंड्स और डाइवर्जन ऑफ फंड्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको, तो वो है आपका केसीसी लोन। ठीक है, केसीसी लोन जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे केसीसी लोन भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक जमीन के ऊपर मिलता है, कि आपको एक एनिमल के ऊपर मिलता है। ठीक है, जो एनिमल के ऊपर मिलता है उसको बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी गाय भैंसे हैं उसके ऊपर आपको लोन दिया जाता है,
और लोन किस लिए दिया जाता है? ताकि आप अपनी गाय और भैंसों के लिए फीड एंड फोडर, ठीक है, चारा खरीद सके। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 95% जो केसीसी लोन्स हैं, ठीक है, वो उनमें से कोई भी व्यक्ति गाय के लिए चारा नहीं खरीदता है, ठीक है। जैसे आपको 1 लाख का एनिमल हस्बेंड्री का लोन है, ठीक है, तो 1 लाख में से मैं, आप यकीन मानिए, 5 या 10 हजार रुपए जो होते हैं वो चारे के लिए जाते हैं, बाकी 90 हजार का वो अपना ही यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये भी क्या होता है आपका सिम्फनिंग ऑफ फंड्स, डाइवर्जन ऑफ फंड्स बोला जाता है इसको भी, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी डाइवर्जन ऑफ फंड्स। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे विलफुल डिफॉल्ट की। तो विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है? मतलब जब एक व्यक्ति, ठीक है, लोन के पैसे जानबूझ के वापस नहीं कर रहा है, मतलब उसके पास क्षमता है, उसके पास पैसा है वापस करने का, पर उसको वो जानबूझ के वापस नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विलफुल डिफॉल्ट। या तो फिर एक व्यक्ति जो लोन का पैसा है उससे क्या किया, उसने उस पैसे को कहीं और लगा दिया, मतलब डाइवर्जन ऑफ फंड्स किया या फिर सिम्फनिंग ऑफ फंड्स किया, तो उस केस में भी उसको क्या बोला जाएगा? विलफुल डिफॉल्ट। या तो फिर एक व्यक्ति ने क्या किया, जो लोन के लिए जिस चीज पे लोन लिया था, जिस प्रॉपर्टी पे लोन लिया था, उसको डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? डिस्पोज्ड ऑफ। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सपोज मेरी एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, और मेरी दुकान में बड़े सारे गारमेंट्स हैं, पैंट है, शर्ट है, लोअर्स है, सूट है, ठीक है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा और मैं बैंक को कहूंगा मेरे को एक सीसी प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो जो सीसी होती है वो किस पे प्रोवाइड होती है? आपके स्टॉक पे। तो वो एक उनके बैंक की तरफ से एक व्यक्ति आएगा, ठीक है, वो मेरी दुकान पे चेकअप करेगा, ठीक है, मतलब मेरी दुकान को चेक करेगा कि मेरे पास कितने का स्टॉक है, ठीक है, लगभग एस्टिमेट रफ आइडिया लगाएगा वो कि भाई इस व्यक्ति के पास लगभग 5 लाख रुपए के कपड़े पड़े हुए हैं दुकान में, ठीक है। तो मेरे को क्या करेगा बैंक? मेरे को 2 लाख की सीसी दे देगा आराम से, ठीक है, कि इसके पास 5 लाख के कपड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये कपड़े बेचता जाएगा और लोन के पैसे वापस करता जाएगा। मैंने क्या किया, ये जो 2 लाख रुपए आए, ठीक है, इसको तो मैंने कहीं और यूटिलाइज कर दिया, और ये 5 लाख का स्टॉक था, इसको भी मैंने बेच के दुकान बंद कर दी। तो ये क्या हुआ मेरा? ठीक है, ये भी क्या हुआ? विलफुल डिफॉल्ट की कैटेगरी में आया कि मैंने जानबूझ के ऐसे किया है कि 2 लाख की सीसी ले ली, उसको भी यूज कर लिया, साथ ही साथ 5 लाख के जो कपड़े थे मेरी दुकान में वो भी बेच बूझ के मैंने दुकान बंद कर दी, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? आपका विलफुल डिफॉल्ट होता है। तो ये हो गया हमारा विलफुल डिफॉल्ट। अब विलफुल डिफॉल्टर किसको बोलेंगे? जिसने इनमें से कोई भी हरकत की है, ठीक है, और उसका जो लोन अमाउंट बचा हुआ है वो 25 लाख या उससे ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। इसलिए देखो, आप जो केसीसी होते हैं ना हमारे, वो कभी विलफुल डिफॉल्ट, जो केसीसी हमारे एनपी होते हैं उनको हम विलफुल डिफॉल्टर नहीं बोलते, क्योंकि केसीसी कितने के होते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। 3 लाख तो बहुत ही रेयर केस बता रहा हूं, मैंने अभी तक एसबीआई में 3.5-4 लाख का नहीं देखा है। देखो पंजाब वगैरह में होते हैं, पंजाब में जमीनें बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पे होते हैं। मैं हिमाचल की बात बता रहा हूं, मैंने 2.5-3 लाख से ऊपर का केसीसी अभी तक नहीं देखा, मेरी 4 साल की सर्विस हो गई एसबीआई में, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, इनको हम विलफुल डिफॉल्टर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इनका जो लोन अमाउंट है वो 25 लाख से कम होता है, ठीक है। तो जो आपका लोन अमाउंट है वो 25 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए, और आप इनमें से कोई भी एक हरकत करते हो तो आपको क्या बोला जाएगा? विलफुल डिफॉल्टर बोला जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसका क्राइटेरिया क्या क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है और विलफुल डिफॉल्टर कौन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करेगा विलफुल डिफॉल्टर्स को। तो देखो, सबसे पहले बैंक और एफआईज को क्या करना पड़ेगा? अपने एक आइडेंटिफिकेशन कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसका काम क्या होगा? ये सारे एनपीए लोन्स जो कि 25 लाख और उससे ऊपर के हैं उनको रिव्यू करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कि भाई बंदे ने जानबूझ के विलफुल डिफॉल्ट तो नहीं किया है, जो एनपीए हुआ लोन वो जानबूझ के तो नहीं किए गए हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिफिकेशन कमेटी को लगता है कि बंदे ने जानबूझ के लोन को एनपीए किया है, ठीक है, विलफुली डिफॉल्टर है वो, तो आइडेंटिफिकेशन कमेटी क्या करेगी? एक नोटिस निकालेगी और 21 दिन का टाइम दिया जाएगा डिफॉल्टर को। डिफॉल्टर को 21 दिन का टाइम दिया जाएगा, किस चीज के लिए? कि अपने बेगुनाही के सबूत जो है, ठीक है, उसको सबमिट कीजिए हमारे पास, ठीक है। तो 21 दिन के अंदर डिफॉल्टर को अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी आइडेंटिफिकेशन कमेटी को। अब फिर आइडेंटिफिकेशन कमेटी क्या करेगी? उस रिपोर्ट को रिव्यू करेगी, और अगर उसको रिव्यूइंग करने के बाद लगता है कि भाई डिफॉल्टर ने जानबूझ के लोन एनपीए किया है, तो वो क्या करेगी? इस जो जो ये हमारा केस है इसको फॉरवर्ड कर देगी रिव्यू कमेटी के पास, ठीक है। और उस केस में क्या लिखा होगा कि भाई एबीसी व्यक्ति जो है वो विलफुल डिफॉल्टर है, ठीक है। हमने ये फैसला दिया है कि एबीसी व्यक्ति जो है विलफुल डिफॉल्टर है, अब आप देखिए आगे रिव्यू कमेटी, ठीक है। और भाई बाई चांस अगर जो रिपोर्ट सबमिट की उसके बाद अगर इसको लगता है कि बंदा विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसका लोन एनपीए हुआ है, तो वो केस यहीं पे खत्म कर देगी और उसको विलफुल डिफॉल्टर नहीं घोषित किया जाएगा, ठीक है।
अब देखो, एबीसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने और केस भेज दिया रिव्यू कमेटी के पास। तो रिव्यू कमेटी भी 15 दिन का टाइम देगी डिफॉल्टर को, ठीक है, अपने फिर से रिपोर्ट सबमिट कीजिए और बातचीत कीजिए हमसे, ठीक है, 15 दिन का टाइम देगी रिव्यू कमेटी, ठीक है। और अगर उसके बाद भी उसको लगता है कि भाई नहीं बंदा झूठा है, बंदे ने जानबूझ के एनपीए किया है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा घोषित, उसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसको किस में डाल दिया जाएगा, लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स, LWD में डाल दिया जाएगा इस कस्टमर को, ठीक है। और बैंक को कितने मंथ का टाइम देगी, 6 मंथ्स का टाइम देगी इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए और पर्सन को LWD में डालने के लिए, लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स में डालने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि हमें भाई एक व्यक्ति विलफुल डिफॉल्ट, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है, विलफुल डिफॉल्टर क्या होते हैं, ठीक है, और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे, आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो देखो, अगर ज्यादा बड़ा डिफॉल्ट है तो आप जो बैंक्स हैं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं डिफॉल्टर के खिलाफ इन कोर्ट, ठीक है। फिर विलफुल डिफॉल्टर्स जो होंगे उनकी जो फोटोग्राफ्स है वो पब्लिकली पब्लिश करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर साथ ही साथ जो विलफुल डिफॉल्टर्स है, जैसे समझ लो मेरी थी एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब मैंने इस कंपनी के नाम पे एक लोन ले रखा है, ठीक है। तो इस लोन को मैं एनहांस नहीं करवा पाऊंगा अगर मैं LWD के अंदर आ गया, LWD के अंदर आ गया तो मैं इस लोन को इनहेंस का मतलब समझ लो, मैंने एबीसी कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी के नाम पे 10 लाख का लोन ले रखा था, ठीक है। अब मेरे को 5 लाख की और जरूरत है, तो मैं 5 लाख एडिशनल लोन नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो कोई एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और जो ये एडिशनल फैसिलिटी जो नहीं प्रोवाइड की जाएगी, कब तक नहीं प्रोवाइड की जाएगी, एक तो देखो, जब तक मैं लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स में हूं तब तक तो मेरे को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कोई भी एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी। साथ ही साथ समझो 2026 में, ठीक है, 2026 में मैं लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर से बाहर निकल गया तो उसके भी 1 साल बाद तक, मतलब 2027 तक मेरे को कोई एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। मतलब अगर मेरा कोई रनिंग लोन है और मेरे को लोन थोड़ा और ज्यादा चाहिए तो मेरे को पहली बात वो नहीं मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा, जब तक मैं लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स में हूं। साथ ही साथ अगर मैं जिस दिन लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर से बाहर निकल गया उसके भी 1 साल आगे तक मेरे को कोई एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फिर अगर मैं समझो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता हूं, ठीक है, कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहता हूं, उसके लिए मेरे को नया लोन चाहिए, ठीक है। जैसे मेरी ये एबीसी कंस्ट्रक्शंस थी, अब मैं एबीसी जनरल स्टोर बना रहा हूं, ठीक है, एबीसी जनरल स्टोर बना रहा हूं, तब भी मेरे को लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए भी लोन नहीं दिया जाएगा। और वो कब तक नहीं दिया जाएगा, एक कंडीशन तो वही है कि जब तक आप लिस्ट में हो, LWD के अंदर हो। साथ ही साथ आप लिस्ट से निकल गए उसके भी 5 साल बाद तक आपको न्यू प्रोजेक्ट के लिए लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, इसको ध्यान से समझना। अगर मेरा कोई रनिंग लोन है और मेरे को उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, रनिंग लोन है और मेरे को उसको इनहेंस करना है, तो जब तक मैं LWD के अंदर हूं तब तक तो नहीं मिलेगा। साथ ही साथ LWD के बाहर निकलने के, LWD से मैं बाहर निकल गया उसके भी 1 साल बाद तक मेरे को कोई लोन नहीं मिलेगा एनहांस्ड, मतलब इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और मैं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं उसके लिए मेरे को लोन कब तक नहीं मिलेगा, जब तक मैं LWD के अंदर हूं तब तक तो नहीं मिलेगा। फिर मैं LWD से बाहर निकल गया उसके भी 5 साल तक मेरे को नए प्रोजेक्ट के लिए कोई लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और है, अगर एक व्यक्ति LWD के अंदर आता है, ठीक है, लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स के अंदर आता है, तो वो अपने लोन को रीस्ट्रक्चर नहीं करवा सकता। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है, देखो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि लोन जो आपका एनपी हो जाता है उसको हम दोबारा तोड़ मरोड़ के, ठीक है, कम किस्त के साथ दोबारा से लोन दे देते हैं उसी के ऊपर, ठीक है। तो वो होता है आपका रीस्ट्रक्चरिंग। बहुत डीप का कंसेप्ट है, किसी दिन अकेले में अलग से टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो रीस्ट्रक्चर की एक सिंपल सी बात समझो, रीस्ट्रक्चर मतलब जो लोन है उसको दोबारा से आपको लोन दिया जा रहा है, उसी लोन को तोड़ मरोड़ के थोड़ी इजी टर्म्स पे आपको दोबारा दिया जा रहा है ताकि बैंक का पूरा लॉस ना हो। कि देखो एक लोन जो एनपीओ रखा है उसके तो पूरे पैसे गए बैंक के, तो थोड़े बहुत आ जाए इसलिए उसको हम क्या करते हैं, रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, ठीक है। तो बढ़ते अब आगे, ये हो गया हमारे स्पेसिफिक मेजर अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे बात करते हैं हम लार्ज डिफॉल्टर्स की। तो देखो लार्ज डिफॉल्टर की कैटेगरी में कौन लोग आएंगे, वो लोग आएंगे लार्ज डिफॉल्टर की कैटेगरी में जिनके लोन एनपीओ रखे हैं और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का है, वो आएंगे आपके लार्ज डिफॉल्टर में, ठीक है, लार्ज डिफॉल्टर कैटेगरी में। साथ ही साथ देखो एक तो कंडीशन क्या हो गई कि उनका लोन एनपीए चल रहा है, ठीक है, और 1 करोड़ और 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है।
साथ ही साथ इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो उस व्यक्ति के ऊपर सूट फाइल केस चला होना चाहिए कोर्ट के अंदर, या तो फिर उस व्यक्ति का जो लोन है वो डाउटफुल कैटेगरी में होना चाहिए। अब डाउटफुल कैटेगरी का मतलब क्या होता है? देखो एक बात हम जानते हैं, एनपीए कब होता है लोन? एनपीए होता है आपका लोन जब आप 90 डेज तक कोई भी किस्त, ईएमआई या इंटरेस्ट पे नहीं करते हो लोन का, ठीक है, तो आपका लोन क्या हो जाता है? एनपीए। एनपीए के भी 12 महीने तक आपका लोन किस कैटेगरी में होता है? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, ठीक है, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। फिर 12 महीने से ज्यादा का टाइम हो जाए और आपने कोई किस्त नहीं दी है, तो आपका लोन किस में चला जाता है? डाउटफुल एसेट में, ठीक है, डाउटफुल एसेट में। और लॉस्ट एसेट मतलब जो कि कभी रिकवर नहीं होगा। तो आपका लोन 1 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए, और या तो फिर आपके ऊपर सूट फाइल केस चला होना चाहिए, या तो आपका जो लोन है वो डाउटफुल या लॉस कैटेगरी में होना चाहिए। तब आप क्या कहलाओ जाओगे? लार्ज डिफॉल्टर कहलाओ जाओगे, ठीक है। तो देखो जो सीआईसीज हैं, सीआईसीज क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, उनके पास ये दोनों इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो विलफुल डिफॉल्टर्स वाली और एक लार्ज डिफॉल्टर्स वाली, ठीक है। इसलिए जब भी आप किसी कस्टमर का पैन की इंफॉर्मेशन डालोगे, ठीक है, और उसका सिबिल स्कोर निकालने की कोशिश करोगे, तो वहां पे ये चीज हाईलाइट हो जाएगी कि ये बंदा भाई विलफुल डिफॉल्टर रह चुका है, ये बंदा लार्ज डिफॉल्टर है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे हाईलाइट हो जाएगी ताकि बैंक और ज्यादा मेजर्स ले सके लोन देते वक्त, ठीक है। तो देखो विलफुल डिफॉल्टर से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है आपका? कि आप रेगुलर क्या करते रहो? पोस्ट सैंक्शनिंग करते रहो, ठीक है, पोस्ट सैंक्शनिंग करते रहो और प्री सैंक्शनिंग भी करो, ठीक है। लोन देने से पहले आप विजिट करो, लोन देने के बाद भी आप विजिट करो। प्री सैंक्शनिंग का मतलब होता है लोन देने से पहले आप विजिट करते हो, ठीक है, इंस्पेक्शनल विजिट करते हो। और पोस्ट सैंक्शनिंग क्या होता है? लोन देने के बाद भी आप विजिट करते हो। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं, हाउस लोन। देखो बाकी बैंक में नहीं पता, एसबीआई में हाउस लोन आपको पता है कैसे मिलता है? एसबीआई में हाउस लोन आपको मिलेगा, समझो आपने 25 लाख का हाउस लोन लिया एसबीआई में, तो सबसे पहले क्या होगा? आपका जो बैंक का एम्प्लॉय होगा, एक ऑफिसर होगा, ठीक है, वो आपकी लैंड देखेगा, ठीक है, लैंड पे विजिट करके आएगा। फिर क्या होगा? आपको 25 लाख में से 5 लाख रुपया दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर 5 लाख की क्या करोगे? आप नींव डालोगे। फिर क्या होगा? बैंक का ऑफिशियल आएगा, वो चेक करेगा, हाँ भाई बंदे ने नींव डाली है कि नहीं डाली है, कि ये 5 लाख कहीं और तो नहीं यूज कर लिए, सिम्फरिंग ऑफ फंड, डाइवर्जन ऑफ फंड, ठीक है। तो वो चेक करने आएगा कि 5 लाख सही जगह नींव में लगाए कि नहीं लगाए। अगर उसको लगेगा सेटिस्फाई है, तो फिर वो अगली किस्त 5 लाख या 6 लाख रुपए और देगा दीवारें खड़े करने के लिए, ठीक है। फिर आपने इस पे दीवारें खड़ी कर दी, ठीक है, तो फिर वो फिर से आएंगे, फिर चेक करेंगे, हाँ भाई बंदे ने दीवारें खड़ी की हैं कि नहीं की हैं, खड़ी की हैं, ठीक है, ओके, फोटो खींचेंगे। और फिर क्या करेंगे? फिर उसको अगली किस्त 5-10 लाख रुपए देंगे लेंटर डालने के लिए, ठीक है, ऊपर लेंटर डालने के लिए या टीन डालनी है जो भी। तो फिर वो उसको फिर से चेक करने आएंगे, फिर ऐसे इंस्टॉलमेंट में पैसे देते हैं ताकि कहीं बंदा डाइवर्जन या सिम्फरिंग ऑफ फंड्स ना करे, ठीक है, इसका कहीं और यूटिलाइजेशन ना करे। तो इसलिए आपकी पोस्ट सैंक्शनिंग सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर आपने विलफुल डिफॉल्टर से बचना है, ठीक है, तो आपको रेगुलरली विजिट करनी पड़ेगी। पर ये सब भाईबंदी होती है, देखो प्रेशर इतना है बैंक में। मैं खुद देखा हुआ है मैंने, बैंक में बंदे की दुकान में 2 लाख का सामान नहीं होता, ठीक है, 2 लाख का सामान नहीं होता, 10 लाख का शो करके 5 लाख की उसको सीसी लिमिट दे देते हैं ताकि अपना टारगेट पूरा हो जाए, ठीक है। तो आजकल ये चला हुआ है बैंकों में, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, बहुत ही जल्द आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।